हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे आदिकाल में। आज हम सबसे पहले जो यहाँ पर करने वाले हैं साहित्य के बारे में, ठीक है। जैसे हम आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, नाथ साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य होगा, रासो साहित्य होगा, अपभ्रंश साहित्य होगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, वीडियो को लाइक भी जरूर करें स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए सिद्ध साहित्य के बारे में हम करेंगे कि सिद्ध साहित्य का आरंभ कब से हुआ, इसका जो है उदय कैसे हुआ, ये सारे तथ्य पहले हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम करेंगे सिद्धों के जो प्रमुख कवि हुए उनके बारे में, ठीक है। अब देखिए, जब ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी उसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बंट गया था, ठीक है। एक ब्रजयान था और दूसरा सहजयान था। ओके, प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया। एक ब्रजयान शाखा थी और दूसरी जो है सहजयान शाखा थी। और ये जो ब्रजयान शाखा थी यही ब्रजयानी आगे चलकर जो है सिद्ध कहलाए, ठीक है। मतलब ब्रजयान शाखा से ही सिद्धों का उदय हुआ। यही ब्रजयान या यही ब्रजयानी शाखा आगे चलकर सिद्ध कहलाए, सिद्ध कहलाए, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो सिद्धों का उदय कहां से हुआ, तो बौद्ध धर्म की किस शाखा से हुआ है? ब्रजयान शाखा से। और ये जो सिद्ध है ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे, ठीक है। इनका जो क्षेत्र था बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनका क्षेत्र हो जाएगा सिद्धों का। अब आता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं संख्या। तो सिद्धों की संख्या 84 है, ठीक है। अब ये जो सिद्ध है ना, इनके पीछे जो है आदर सूचक पा प्रत्यय लगता है, ठीक है। जैसे लुईपा हो गया, डोमीपा हो गया, ठीक है। इस तरह इनके नाम के पीछे पा ही लगा होता है सबके नाम के पीछे, ठीक है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अब 84 सिद्धों में राहुल सांकृत्यायन ने सहरपा को प्रथम सिद्ध कवि माना। तो प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? प्रथम सिद्ध कवि सरहपा। और सरपा को प्रथम सिद्ध कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने सहरपा को हिंदी का, देखिए जो सहरपा है ये हिंदी के प्रथम कवि भी हैं और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि भी हैं, ठीक है। और सर्वमान्य रूप से ये हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। तीनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सहरपा के बारे में, ठीक है। तो सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने ही माना है, ठीक है। तो सहरपा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम सिद्ध कवि माना और इन्होंने सहरपा का समय जो 669 ईस्वी माना हुआ है, ठीक है। सहरपा का समय क्या माना है? 669 ईस्वी। ओके सॉरी, यहाँ पे 769 ईस्वी है, ठीक है। 769 ईस्वी माना, मतलब 8वीं शताब्दी इन्होंने सहरपा का समय जो है माना हुआ है राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें आगे भी पढ़ेंगे इनकी भाषा शैली वगैरह के बारे में। अब जो सरपा का समय है ना, सरपा का समय भी विद्वानों ने अलग अलग माना है। चलिए अभी सरपा का समय कर लेते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना।
और रामचंद्र शुक्ल ने, आरसी ने 7वीं सदी माना हुआ है। अब देखिए 769 ईस्वी मतलब ये 8वीं शताब्दी कहलाएगी फिर, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने 7वीं सदी माना है। और नेक्स्ट है डॉक्टर वी भट्टाचार्य। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी जो है सरहपा का समय माना है। मतलब सरहपा के समय को लेकर भी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अब इनका जो मुख्य केंद्र था, सिद्ध साहित्य का मुख्य केंद्र जो है श्री पर्वत, ठीक है। सिद्ध साहित्य का मुख्य केंद्र क्या रहा है? श्री पर्वत रहा हुआ है। ओके ओके। अब नेक्स्ट इसमें आता है सिद्धों की भाषा के बारे में। सिद्धों की भाषा से लेकर बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भाषा, तो सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा शैली इन्होंने अपनाई। संध्या या जिसको संध्या भाषा शैली भी कहा जाता है, ठीक है। संध्या भाषा शैली सिद्धों ने अपनाई, ठीक है। अब आगे चलकर नाथों पर भी इनका प्रभाव पड़ा है और नाथों से आगे भक्ति काल में संत कवियों पर भी सिद्धों की भाषा का प्रभाव रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे आप। नाथों पर प्रभाव रहा। नाथों के बाद भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों पर, निर्गुण संत कवियों पर भी इनका प्रभाव रहा है, ठीक है। और उन्होंने जो उलटवासियों की रचना कर दी थी, उलटवासियों की उन्होंने प्रेरित होकर रचना कर दी थी। उलटवासियों की रचना भी उन्होंने फिर कर दी थी, ठीक है। पर ये जो उलटवासियां है ना, इनका जो आरंभिक रूप मिलता है ये सिद्ध साहित्य में मिलता है, ठीक है। सिद्धों से प्रभावित होकर नाथों ने, और नाथों के बाद जो है भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य धारा के कवियों पर भी इनका प्रभाव रहा है, ठीक है। अब आता है कि संध्या भाषा शैली में अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से जो वर्णन किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थ क्या है इसका? अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। ओके तो संध्या का क्या अर्थ होता है? अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, ठीक है। इसका एक अन्य अर्थ भी दिया है, अन्य अर्थ इसका एक और दिया गया है जिसका अर्थ है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट। ओके कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अर्थ। एक पॉइंट और लिखना आगे कि जो सिद्धों की भाषा शैली है उलटवासियों का आरंभिक रूप भी इन्हीं में देखने को मिलता है, ठीक है। उलटवासियों का पूर्व रूप लिख लो, ठीक है। पूर्व रूप भी इन्हीं में देखने को मिलता है।
यहाँ पर मोस्ट का टिक लगाना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इसका अर्थ पूछा जाता है, सिद्धों की भाषा पूछी जाती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों की प्रशंसा में क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्धों की प्रशंसा में इन्होंने लिखा है, सिद्धों की सॉरी प्रशंसा में लिखा। अब ये क्या कहते हैं कि जब जनता जो है शासकों या नरेशों की पराजय से हताश हो चुकी थी, उस समय जो ये सिद्ध थे, सिद्धों की जो वाणी थी, वो उन्होंने उसके लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्धों की प्रशंसा में, जिस समय जनता नरेशों या राजाओं की लिख लो, जिसमें जनता राजाओं की पराजय से हताश थी, उस समय सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी की तरह कार्य किया। अब देखिए इस तरह की जो परिभाषा है ना, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी परिभाषा मैं करवा रही हूँ वो भी आप लोगों ने याद करनी है। वाणी ने संजीवनी बूटी की तरह कार्य किया, संजीवनी बूटी की तरह कार्य किया। ओके, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि सिद्धों की प्रशंसा में ये किसने कहा है कि जिसमें राजाओं की पराजय से जो जनता हताश हो चुकी थी, उसमें सिद्धों की वाणी ने क्या किया, संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये तथ्य कहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ यहाँ पर पॉइंट है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, आरसी ने, ठीक है, 84 सिद्धों में जो प्रथम स्थान दिया है वो लुइपा को दिया है, ठीक है। प्रथम स्थान 84 सिद्धों में प्रथम स्थान लुइपा को दिया है। कई जगह इसका नाम लुइपा लिखा है, कई जगह इस तरह से लुइपा लिखा हुआ है। ओके, तो 84 सिद्धों में प्रथम स्थान लुइपा को इन्होंने दिया हुआ है। अब इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है, कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सिद्ध किसको माना है, तो लुइपा को प्रथम स्थान इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए जो 84 सिद्ध थे, इनमें जो है 3 योगिनियां भी थी, मतलब 3 इसमें स्त्रियां भी थी, ठीक है। तो उनके नाम लिखेंगे, 3 योगिनियां कौन कौन थी इसमें, 3 योगिनियां। तो इसमें पहली थी मणिभद्रिपा, कनकलफा, कनकलपा, ठीक है, और तीसरी थी लक्ष्मी करप्पा। ओके, तो मणिभद्रिपा, कनकलपा और लक्ष्मी करप्पा ये 3 योगिनियां थी सिद्ध साहित्य में, ठीक है। मतलब 3 स्त्रियां थी जो 84 सिद्धों में थी, मतलब 3 ये होगी और अन्य जो बची है वो सारे पुरुष थे इसमें, ठीक है।
ओके आइए चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे जो प्रमुख सिद्ध कवि हैं उनके बारे में, ठीक है। ओके तो अभी वीडियो को आप लोग सबसे पहले तो लाइक कर ले, ठीक है। कोई तथ्य समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं आज भी आप लोगों को यही बोलूंगी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज एंड तक मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी चीजें हिंदी साहित्य की यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रमुख सिद्ध कवि हैं, प्रमुख सिद्ध कवियों में कवि, ओके प्रमुख कवि हम करेंगे सिद्ध साहित्य में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सरहप्पा के बारे में, ठीक है, सरहप्पा के बारे में। ओके तो इसमें कुछ तथ्य मैंने सरहप्पा के करवा दिए थे पहले भी आप लोगों को, वो पॉइंट आप लोग फिर से अभी लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए सरहप्पा कौन थे, प्रथम सिद्ध कवि, प्रथम सिद्ध कवि। ओके पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो जाएगा हिंदी के प्रथम कवि भी किन्हें माना गया है, सर्वमान्य रूप से सरहप्पा को ही माना गया है। हिंदी के प्रथम कवि थे, ठीक है, सरहप्पा ही। अब हिंदी का प्रथम कवि या प्रथम कवि किसने माना इनको, तीसरे नंबर पर लिखेंगे राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि इनको माना हुआ है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय क्या माना हुआ है, 769 ईस्वी, समय क्या माना है, 769 ईस्वी। तो यहां पर भी जो है हम समय की बात करेंगे। अब रामचंद्र 769 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी। दूसरे नंबर पर हम करेंगे आरसी मतलब रामचंद्र शुक्ल ने 7वीं शताब्दी। अभी एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, कुछ 600 कुछ इस तरह से माना हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कल की क्लास में, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी माना हुआ है। और उसके बाद जो है डॉक्टर बी भट्टाचार्य, ठीक है, डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी इनका समय माना हुआ है। अब ये जो डॉक्टर बी भट्टाचार्य हैं, डॉक्टर बी भट्टाचार्य, ये बांग्ला भाषा के प्रथम कवि माने गए हैं। ओके तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, लिख लो, बांग्ला भाषा के प्रथम कवि डॉक्टर बी भट्टाचार्य, ठीक है। तो इस तरह से राहुल सांकृत्यायन का समय इन्होंने माना हुआ है। तो यहाँ पर सरहप्पा के बारे में पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। अब देखिए जितने भी पॉइंट रिपीट हो रहे हैं ना, लिखिए आप लोग बार बार उनको, ठीक है। जैसे सरहप्पा के बारे में जितना भी रिपीट हो रहा है लिखो आप उनको, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना जितनी आप लोग प्रयास करेंगे, जितना आप लोग उनको लिखेंगे तथ्यों को, उतना आप लोगों को याद रहेंगे ये, ठीक है। अब देखिए ये हिंदी साहित्य है, आप लोग इसको ना इंजॉय कीजिए, पूरे आनंद से पढ़िए। अगर आप लोग बर्डन से पढ़ेंगे ना तो उस तरह से इसको याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये साहित्य है, इसमें आप लोगों को प्रेम कहानियां मिलेंगी, कथाएं मिलेंगी, नाटक मिलेंगे, ठीक है। तो इनको मतलब आप लोग पूरे इंजॉयमेंट से पढ़िए, ठीक है, बोझ की तरह मत पढ़िए, इसको आनंद लीजिए पढ़ते हुए। अब कोई भी कल्पनाएं है, मान्यता है, उसको आप लोग खुद इमेजिन कीजिए। अब देखिए सोचिए, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों की बात की, ठीक है। अब उसमें 3 महिलाएं थी, तो आप लोग सोचिए उस समय की बात है ये अभी, ठीक है, 7वीं और 8वीं सदी की बात है। महिलाएं, तो उसमें देखिए महिलाएं मतलब कितनी उन्नति में थी, ठीक है। और आज के समय में देखिए आज हम कहाँ हैं, और उसमें महिलाएं देखिए, ठीक है, किस तरह से 3 योगिनियां थी जो सिद्धों में शामिल हो गई थी। अब सोचिए इसमें नाम आ रहा है उनका 84 सिद्धों में, पर उसमें उनको जो है समाज की कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी, ठीक है, अपने घर परिवार लोगों की सबकी कितनी बातें सहनी करनी पड़ी होगी, ठीक है। तो मतलब सबने कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रगल किया है, तभी चलकर इतिहास बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोग स्टडी कर रहे हैं कीजिए, ठीक है। कोई कुछ भी बोल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है तो हिम्मत कभी मत हारिए, ठीक है, सफलता कभी ना कभी मिलेगी ही मिलेगी। पर बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू पढ़िए। ओके चलिए आगे करते हैं। अब आ जाएगा अब हम करते हैं इसमें सरहप्पा के ग्रंथों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मैं फिर से यही बोलूंगी, एक बार फिर से
कि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक जुड़िए, जब तक मैं आप लोगों का हिंदी का कवर नहीं करवा दूं, ठीक है। आप लोगों को इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आप लोगों को फ्री में करवा रही हूँ, ठीक है। ताकि बोलते हैं ना कि जो ज्ञान होता है ना, जितना बढ़ाते हो ना उतना बढ़ता है, ठीक है। बस मेरी भी यही कोशिश है कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे में है मैं आप लोगों को पहुंचाऊं, आप लोगों तक वो बढ़ाऊं, ठीक है। आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम करते हैं सरहप्पा की रचनाएं। सरहप्पा की रचनाएं। ओके, अब जो सरहप्पा की जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः मानी गई हैं, मतलब इनके जो ग्रंथ हैं, ठीक है, ये 32 माने गए हैं। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, जो मैं आपको साहित्य करवा रही हूँ ना, पूरा नेट लेवल में जो डीपली इसमें होता है ना, वो पूरा साहित्य करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब नेट लेवल का डीप लेके जा रही हूँ, तो मतलब एलटी और पीएचडी वालों का तो सब कुछ कवर हो रहा है इसमें। अब देखिए, जो हिंदी साहित्य है ना, चाहे नेट हो चाहे सेट हो हिंदी साहित्य का, चाहे पीएचडी वाले हो या एलटी वाले हो, पढ़ना सबको हिंदी साहित्य ही है, ठीक है। पर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो नेट होता है उसमें ज्यादा मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें जो तिथियां होती हैं, डेट्स होती हैं, वो आप लोगों को ज्यादा याद करनी पड़ेंगी नेट में। और साहित्य वही है, साहित्य वही है, साहित्य नहीं बदल रहा है कहीं पर भी, ठीक है। ओके, तो चलिए इनकी जो रचनाएं हैं, सरहप्पा की रचनाएं कितनी है? 32 रचनाएं हैं। तो इनका जो प्रमुख रचना कौन सी है? प्रमुख रचना, तो इनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश। ओके, दोहा कोश। अब दोहा कोश का विषय क्या है? इसमें इन्होंने आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों का क्या किया है? विरोध किया है। विषय, विषय भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों का खंडन किया, ठीक है। दूसरा था, दूसरे इसमें इन्होंने गुरु सेवा का महत्व, गुरु सेवा का महत्व इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब गुरु सेवा के महत्व पर इन्होंने एक दोहा लिखा है। गुरु जी के गहला, गुरु जी के कहला, गुरु की जय गाहिला है, सॉरी, गुरु की जय गाहिला, गुरु की जय। भाई संधा भाषा है, ठीक है। और हम लोग अब हिंदी तक पहुंच गए हैं, तो थोड़ा इनको पढ़ने में ना हम लोगों को भी, अब टीचर भी क्या होता है भाई, हम भी स्ट्रगलर है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो जाती है। अब सारे तथ्य हमें भी याद नहीं रहते, ओके। हाँ, मतलब सारी चीजें हम लिख कर नहीं ये कर सकते हैं ना, हमारे मन में रिमाइंड होते हैं, पर लिखते हुए हम सारी चीजें थोड़ा स्किप हो जाते हैं। तो माफी चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप लोगों को कुछ तथ्य यहाँ पर डिस्टर्बिंग लग रहे होंगे तो। गुरु की जय गहिला, गुरु की जय, गुरु की जय गहिला, गुरु बिना ज्ञान ना पैला। अब भाई लिखना मेरे को बिल्कुल करेक्ट ही पड़ेगा, इसलिए मेरे को थोड़ा ये देखना पड़ रहा है। गुरु की, गुरु बिना ज्ञान न पाइला रे भाईला, गुरु बिना ज्ञान न पाइला, पाइला रे भाईला, ठीक है। तो क्या कहा? अब देखिए ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, रिपीट हुआ है ये, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए मैं चाहती हूँ कि जो भी चीजें है ना जो जरूरी है मैं लिखवा दूं आप लोगों को। मैं चाहती तो मैं ये छोड़ सकती थी क्योंकि लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी इसमें, पर मेरा यही है कि जो भी है मैं सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, ठीक है। आपकी हर चीज कवर करवाऊं यहाँ पर। गुरु की जय गहिला, गुरु बिना ज्ञान ना पाइला रे भाईला, ठीक है। तो ये किसने कहा? सरहप्पा ने कहा है। किस ग्रंथ में कहा? दोहा कोश में कहा है। किसके लिए कहा? गुरु की महिमा के लिए कहा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और जो चौपाई पद्धति है ना, वो उसका आरंभ इन्हीं से माना गया है। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा व चौपाई पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में किया गया है। ठीक है, प्रयोग सरहपा, इन्हीं मतलब सरहपा की बात कर रहे हैं हम लोग। पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में किया गया है। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में किया गया है। अब बच्चन सिंह क्या कहते हैं सरहपा के बारे में, कि आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोग जो है सरहपा में ही देखने को मिलता है। बच्चन सिंह ने क्या कहा, आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोग इन्हीं में देखने को मिलता है। इन्हीं में देखने को मिलता है। तो बच्चन सिंह ने कहा किसके बारे में, सरहपा के बारे में। ठीक है, अब जो सरहपा है ये सहजज्ञान के प्रवर्तक भी माने गए हैं। ओके, तो ये था सरहपा के बारे में। क्या था कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई जो पद्धति है उसका जो आरंभ है वो सरहपा की रचनाओं में माना गया है। और बच्चन सिंह ने क्या कहा कि आक्रोश व विद्रोह की भाषा का जो प्रथम प्रयोग है ये इन्हीं पर मिलता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।